Hello friends, today we are going to start a new chapter, work and energy. And in this chapter today we will see definition of work and explanation of equation of work. Students, in your book such a type of picture is given, means different activities are given. So let's see explanation of this picture. Is the see this picture here. In this picture that girl is doing homework. Students, if your teacher has assigned some homework, then after finishing homework, then what you will say? I did so much work. मतलब आप क्या बोलेंगे? मैंने आज बहुत काम किया है. Second picture is see the second picture. So in second picture here that boy is playing. So here यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं या पेरेंट क्या बोलते हैं? मीन्स आज ये तो खेलने का ही काम कर रहा है. मतलब ये दोनों टाइप के एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? काम करना या वर्क बोलते हैं. नेक्स्ट पिक्चर देखो. इन दिस पिक्चर मीन्स दैट गर्ल इज लुकिंग और टीवी. मीन्स अगर छुट्टी के दिन भर का टीवी देखने के बाद आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? दिन भर टीवी देखने का ही काम करता है या करती है. मतलब इसको भी हम वर्क बोलते हैं. या फोर्थ पिक्चर देखो. मीन्स दिस मैन इज टेकिंग दिस लोड और दैट ऑफ द लगेज. देन इसको भी हम क्या बोलते हैं? मीन्स काम ही बोलते हैं. मतलब हम ये सब एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? काम करना या दिस इज अ वर्क ऐसे बोलते हैं ना. बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, सो एवरी वर्क इज नॉट अ वर्क. मतलब जनरल लैंग्वेज में जो हम हर एक्टिविटी को वर्क बोलते हैं, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में ये सब एक्टिविटीज को वर्क नहीं बोलते हैं. मीन्स यार you have to satisfy two conditions, then only in scientific language work is done. So what are these conditions? See these conditions here. Means the first is that when force is applied on the object, and second displacement of object. अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ही उसको वर्क बोलते हैं. मीन्स अगर समझो एक बहुत हेवी कपबोर्ड है और आप उस कपबोर्ड को बहुत सारा फोर्स अप्लाई करके मूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर वो कपबोर्ड नहीं हिल रहा है या नहीं मूव हो रहा है, तो उसको वर्क नहीं बोलेंगे. मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो वहां पे वर्क नहीं होगा. मीन्स यही दो कंडीशंस हम डेफिनेशंस में लिख लेते हैं. तो देखो, is the definition of work is said to be done when a force is applied on an object causes displacement of the object. वो दो कंडीशंस यहाँ पे बराबर लिखे हैं. मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों कंडीशंस उस डेफिनेशंस में आना चाहिए. Then only your definition will be correct. So you remember this definition in this way only. Work is said to be done when a force is applied on an object causes displacement of the object. अगर समझो हमको वर्क का इक्वेशन लिखना है, तो यही जो दो कंडीशन है वो यहाँ इस तरह से लिखना होगा. मीन्स द वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वही दो कंडीशंस यहाँ पे लिखे फिर से. मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and displacement of the object. Then equation will be like this. Work is equal to force into displacement. तो फ्रेंड्स, आपको ये इक्वेशन हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट हम देखते हैं आपके बुक में. नेक्स्ट यहाँ पे एक ऐसा पिक्चर दिया है. Means here, so this girl is taking this box from one position to another position. Here means see this girl or see this baby, that is she is lifting or she is pulling this toy.
ये लड़की क्या कर रही है, वो टॉय को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, मतलब द स्ट्रिंग इज, मतलब स्ट्रिंग का डायरेक्शन या वो कहाँ से पुल कर रही, इन दिस डायरेक्शन, बट दैट टॉय इज मूविंग ऑन द सरफेस, लेकिन वो टॉय कहाँ पे चल रहा है कि सरफेस पे ही चल रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है। ये थर्ड पिक्चर भी देखो, इन दिस थर्ड पिक्चर दिस बिग व्हीकल इज पुलिंग टू दिस स्मॉल व्हीकल। आपने भी ऐसे टाइप का मोमेंट देखा रहेगा, मतलब यहाँ पे बड़ा व्हीकल छोटे व्हीकल को पुल कर रहा है। सो हियर आल्सो यू सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, ये जो स्ट्रिंग है ना, मतलब ऐसा ये डायरेक्शन है, बट द व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड, मतलब सरफेस पे, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये समझ में है आपको, मतलब यहाँ पे ये पिक्चर से आपको ये मतलब ये क्लियर करना है कि फोर्स का डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन से हो सकता है। तो एट दैट टाइम, तो इक्वेशन ऑफ वर्क विल बी हाउ दैट वी हैव टू सी नाउ। सो हियर आपके बुक में ये इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया है, मींस द दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हियर मींस द हियर इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो एक एक करके हम ये सब पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट एफ, कैपिटल एफ बी द applied force. Okay, now students here one more thing you have to remember, means ये जो F1 है ना, ये F1 भी क्या है, फोर्स का, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मीन्स द यहाँ पे कंप्लीट फोर्स नहीं यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे F1 जो है ये इसको कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब फोर्स का कंपोनेंट। So here means the F1B, it's a component in the direction of displacement. Force का component means force का कुछ part यहाँ पे divide हुआ है और that is F1. So here S be the displacement. Afterward S क्या है, displacement है. Then work done. अभी यहाँ पे complete force तो नहीं है, यहाँ पे आएगा. Then how will be the equation of force? हमारा equation क्या है force का, वर्क का, that is work is equal to force into displacement, but यहाँ पे अभी F1 रहेगा। So here equation of work done is W is equal to F1 multiplied by S. The force is applied in the direction of the string at an angle with the horizontal. यहाँ पे एक एंगल बन रहा है and that angle is angle theta. तो वो एंगल थीटा का यूज करके हमको इक्वेशन, नया इक्वेशन लिखना है। नाउ वंस अगेन दिस पिक्चर, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट यूज करना है। सो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री और व्हाट आर द डिफरेंट इक्वेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री, वो सब आप डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, मींस हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल हियर, इन दैट ट्रायंगल हियर इज अ 90 डिग्री एंगल एंड हियर एंगल थीटा। देन हियर बाय ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको लिखना है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी आप लोग यही ध्यान में रखो, मींस द बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो रेशियो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सो इट इज सेड टू बी cos थीटा। ओके, आपको क्या ध्यान में रखना है अभी, मींस द रेशियो और दैट ऑफ द बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, सो हियर बेस इज इक्वल टू व्हाट, F1, मींस द फोर्स का जो कंपोनेंट है F1 वो यहाँ पे बेस में आएगा एंड हाइपोटेनियस मतलब F। So here our equation becomes like this, cos theta is equal to F1 upon F. After this, here F1, equation of F1 कैसा हो जाएगा, F cos theta. So this is equation for F1. और हमको वही equation use करना है। तो यहाँ पे देखो, is the work done is equal to F1 multiplied by S. मतलब force multiplied by displacement. But यहाँ पे F1 is the force or component of force. So here
Substitute the value of f1 in this equation. तो कैसे इक्वेशन रहेगा? So next equation will be like this, f cos theta multiplied by s. यहाँ पे क्या किया है? Means the f1 की जगह पे ये जो इक्वेशन है ना f cos theta, वही हमने सब्स्टिट्यूट किया है. देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. तो समझ में आया आपको? So here if the, so remember once again, you remember this equation, means if the direction of force is different and the displacement is like this, then equation of work done is f cos theta, f cos theta multiplied by s, or here means the fs cos theta. ऐसे भी लिख सकते हैं. yes अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो fs cos theta हो जाएगा. so you remember this formula, means the अगर वहां पे एंगल है तो इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ cos theta multiplied by s, और सिंपली fs cos theta. यहाँ पे मैंने वैसा लिखा नहीं, लेकिन यू कैन रिमेम्बर इन दैट वे ऑल्सो, मीन्स द w is equal to fs cos theta. Next, here in your book this question is given, enter your conclusion about the work done for the specific values of theta in the following table. तो आपके बुक में एक टेबल दिया है और टेबल कंप्लीट करने को बोला है. सो हियर वन बाय वन वो देखते हैं हम. तो पहले देखो यहाँ पे थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन ऑफ वर्क इज गिवन एंड यू हैव टू राइट कंक्लूजन. सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन देन कॉस थीटा का ये जो वैल्यू रहता है वो फिक्स रहता है. मतलब अगर समझो आपको एग्जाम में अगर ऐसे टाइप का एग्जाम्पल आया तो वहां पे cos थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, मीन्स वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी गिवन. सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ cos थीटा इन दैट इक्वेशन एंड राइट द कंक्लूजन. सो हियर यू, सो बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब cos 0 जो रहता है वो 1 रहता है. तो ये आपको ध्यान में रखो, cos 0 इज इक्वल टू 1. देन हाउ विल बी द इक्वेशन ऑफ वर्क, is the, it is fs cos theta, as cos 0 is equal to 1, then fs. तो यहाँ पे क्या रहेगा, w is equal to fs, and conclusion is what, work done is positive. Similarly you can solve the remaining, means the second. देखो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, then cos 90 is equal to 0, then cos 90 कितना रहता है, 0 रहता है. so that this is the value of cos 90. यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 है. देन हाउ विल बी द इक्वेशन ऑफ वर्क, दैट इज 0. तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे cos थीटा अगर 0 हो गया तो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लीकेशन 0 ही आएगा. एंड वी कैन राइट द कंक्लूजन, वर्क डन इज 0. सिमिलरली थर्ड, अभी थर्ड आप लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली. यार इज द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन cos 180 is equal to minus 1. So here work done is equal to minus fs. अगर cos थीटा या cos 180 का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो कैसे बनेगा इक्वेशन, w is equal to minus fs. Then conclusion is work done is negative. तो इस तरह से आप कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. इफ एंगल इज गिवन, आपको एग्जाम में अगर समझो एंगल दिया रहेगा तो cos थीटा का वैल्यू भी वहां पे गिवन रहेगा, तो आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्या वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज 0, वर्क डन इज नेगेटिव, ये सब लिखा है ना, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, थैंक यू.